Dear students, today we shall discuss refraction of light in lecture 4 on ray optics and optical instrument for class 12. So first we try to know what is refraction of light. इससे पहले वाले 3 लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स की बात की है, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन की बात की थी. अब रिफ्रैक्शन क्या है देखिए. Refraction of light is a phenomena. It is the phenomenon of bending of the ray of light. Bending मतलब मुड़ना. किसका? ray of light का. कहाँ से? अपने path से. From its path. When it goes, कब मुड़ना? When it goes from one medium to another medium. जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है. इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं. इसका मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है ये किस फैक्ट के कारण है? द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. इसका मतलब तो यही हुआ कि जो डिफरेंट मीडियम्स हैं उनमें जो लाइट का स्पीड है वो डिफरेंट होता है. ये मतलब हुआ. जैसे हम यहाँ पर जानना चाहें कि यदि रे डायग्राम के जरिए जानना चाहें तो ये हम एक ले लेते हैं ग्लास स्लैब पर, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है मान लीजिए किसी पर्टिकुलर थिकनेस की. ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब पर यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ और इस पॉइंट पर इस ग्लास स्लैब का ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज द नॉर्मल, राइट. मतलब क्या हुआ देखिए, ये ग्लास मीडियम हो गया, ये ग्लास मीडियम हो गया, ये पूरी स्लैब. और यहाँ पर कौन है? एयर है. एयर मीडियम और ग्लास मीडियम का ये जो सेपरेशन है, ये जो बाउंड्री होगी, इसे कहते हैं हम इंटरफेस. क्या कहते हैं इसे? इंटरफेस. दो मीडियम को अलग अलग करने वाला बाउंड्री आप कह सकते हो. ठीक है. दो मीडियम्स को जो सेपरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं. ठीक है. आप जरूरी नहीं है ग्लास स्लैब लें, आप पानी के ऊपर लाइट गिराएं तो पानी की जो सरफेस है और जो एयर और वाटर के बीच का जो सरफेस है वो इंटरफेस कहलाएगा. वैसे ही यहाँ पर एयर और ग्लास के बीच में यहाँ जो सरफेस बनेगा वो क्या होगा? इंटरफेस होगा, जहां से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. अब देखिए यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है कोई और उससे ये रे ऑफ लाइट आ रही है. ये रे ऑफ लाइट, एरो लगाना ना भूलें. ठीक है. तो ये रे ऑफ लाइट आई और ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है क्या है? नॉर्मल है. तो रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये देखिए रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है. तो जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है. ठीक है. इसका ओरिजिनल पाथ तो ये रहना चाहिए था, ये रहना चाहिए था ओरिजिनल पाथ जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं. दिस इज द ओरिजिनल पाथ, राइट. ये ओरिजिनल पाथ था, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है. और इसको आप नाम दे दीजिए एन एंड एस. एन एंड एस क्या हो गया? नॉर्मल हो गया. ये नॉर्मल हो गया. ठीक है. और ये लाइट रे जो मैंने बनाई है ये सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रही है इसको इंसिडेंट लाइट रे कहेंगे हम, या इंसिडेंट रे कह सकते हैं. ठीक है. और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको भी आप जानते होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है. ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाते हुए लाइट रे आई और देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन का मतलब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, यानी एयर से ग्लास में जाएगी. तो ये लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से इस तरीके से डेविएट हो जाती है, इस तरीके से डेविएट हो जाती है. ठीक है. ये डेविएट हो गई तो ये इसको जाना चाहिए था सीधे, सीधे जाना था, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, विचलित हो गई, डेविएट हो गई, बेंड हो गई, मुड़ गई. ठीक है. कितना एंगल बनाते हुए? ये नॉर्मल के साथ मान लीजिए आर एंगल बनाते हुए बेंड हो गई. कितना एंगल? आर एंगल बनाते हुए बेंड हो गई. तो ये जो रे आई यहाँ पर, ये जो रे आ रही है बेटा, ये जो ग्लास मीडियम में आपको रे मिल रही है इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट. ठीक है. रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे इसको. तो अब देखिए ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई? डेविएट हो गई, बेंड हो गई. इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. तो जो एंगल ये इंसिडेंट होने के समय नॉर्मल के साथ बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है. यानी यहाँ पर आई जो है वो तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा ये आई. ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये.
और एंगल आर क्या है, ये आर जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने जाना कि जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है इसमें रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। सो ए फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, फ्रॉम इट्स पाथ या ओरिजिनल पाथ व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और ये किस वजह से हो रहा है ये रिफ्रैक्शन, क्योंकि अलग अलग मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो अलग अलग होता है, एयर में अलग होगा तो ग्लास में अलग होगा, ठीक है, स्पीड बदलने की वजह से ऐसा हो जाता है। इसका मतलब जो मीडियम डिफरेंट मीडियम्स हैं उनमें स्पीड अलग अलग होगा, इसका मतलब उनका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो अलग अलग होगा। एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और होगा और ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और होगा। जो किससे पता लगेगा हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगेगा। मतलब ये है कि अलग अलग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होगा। आगे हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अभी हमने क्या जान लिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So it is the phenomena of bending of ray of light from its path when it goes from one medium to another medium, ठीक है। और देखिए ये बेंड हो गई लाइट, और जो एंगल, द एंगल विच मेक्स इंसिडेंट लाइट विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल विच इज मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, देन दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि कब लाइट रे जो है, देखिए यहाँ पर तो लाइट ये नॉर्मल था, ये जो मैंने पेंसिल रखा है ये नॉर्मल का डायरेक्शन है। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ये लाइट रे ऐसे जाना था, इस तरीके से आनी थी, लेकिन ये इस तरीके से जाने के बजाय इस तरफ आ गया, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई लाइट रे। तो ऐसा कब होता है कि जब लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और कब लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी, और कब लाइट रे बिना किसी डेविएशन के सीधे चले जाएगी। तो ये सिचुएशंस कब आती हैं इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये रिफ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो सेकंड पॉइंट की भी चलो मैं बात कर लेता हूं साथ के साथ। यहां पर देखिए, यहां पर नॉर्मल क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल ये वाला हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल हो जाएगा, इस पॉइंट पर हो जाएगा या नहीं, ये वाला नॉर्मल हो जाएगा। इसको मैं n1 डैश कह देता हूं नॉर्मल को, ठीक है, n1 डैश कह दिया। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, अब लाइट रे, ये लाइट रे ऐसे सीधे जाना था, लेकिन सीधे तो नहीं जाएगी क्योंकि यहां भी तो मीडियम बदलेगा। अब ये ग्लास से कहां आएगी, एयर में आएगी। नीचे कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। पहले कहां से कहां जा रही थी, एयर से ग्लास में, अब ग्लास से एयर में आ रही है। तो लाइट रे कैसे चले जाएगी, इस तरीके से चले जाएगी, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाती है। और ये जो लाइट रे है जो बाहर निकल रही है ग्लास स्लैब से, इसको इमरजेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंट रे। और ये एंगल ई क्या है, एंगल ई के बारे में आप जानते होंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है ये, ठीक है। और देखिए ये जो लाइट रे है, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी यदि ये एक रेगुलर ग्लास स्लैब है। यदि रेगुलर ग्लास स्लैब का मतलब इसकी थिकनेस एक जैसी है सभी जगह, ठीक है, स्मूथ है, तो उस केस में इंसिडेंट रे और ये जो इमरजेंट रे हैं एक दूसरे के पैरेलल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहां पर देखिए, यहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा था O पर, और इस O1 पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा था, कि यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन। यहाँ भी तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और यहाँ भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट रे अपने पाथ से बेंड हो जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में जो रे ऑफ लाइट है, लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जैसे कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया, जिसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, उसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है कि रेशो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ratio of the sign of angle of incidence to the ratio of to the sign of angle of refraction। ये R क्या है, angle of refraction, I क्या है, angle of incidence। so the ratio of the sign of angle of incidence to the ratio of sign of angle of refraction
इज ए कांस्टेंट। इन दोनों का रेशो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। किसने कहा था? ये स्नेल ने कहा था। किसने कहा था? स्नेल ने कहा था। और इस कांस्टेंट को स्नेल ने क्या नाम दिया? म्यू, जिसे क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ये म्यू क्या कहलाता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसे कई बुक्स में स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल म्यू हो सकता है, इसका सिंबल स्मॉल एन हो सकता है। कोई भी, कई बुक्स में स्मॉल एन से भी लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और ये म्यू यू नहीं है, म्यू है, एक टांग इसका बड़ा है, ध्यान रखिए। सिंबल्स को अच्छे से बनाया करो। ठीक है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और सेकंड तो वही है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंसिडेंट रे कौन सी? ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यहां पर रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा रिफ्लेक्टेड की जगह। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने कहा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसमें कहेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि जब इस लाइट को यहां गिराते हैं तो क्या पूरी की पूरी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी पूरी की पूरी लाइट जो है दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है? नहीं, कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट भी होता है। तो हमने यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे को नहीं दिखाया है क्योंकि हम यहाँ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा जो है रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, तभी तो लॉसेज होते हैं। रिफ्लेक्शन में लॉस होता है एनर्जी का, रिफ्रैक्शन में लॉस होता है, लेकिन एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें उतना लॉस नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि कब लाइट रे जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और कब लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर जाएगी, और कब लाइट रे सीधे निकल जाएगी। तो देखिए, इसमें कुछ 3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है। क्या है ये? कौन सा मीडियम है? ग्लास मीडियम है। और ऊपर कौन सा है? एयर है। और यहाँ भी नीचे भी कौन सा है? एयर है। ये मान लीजिए इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल होगा ना इस सरफेस का, इस सरफेस का ये नॉर्मल होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल पता लग गया। ठीक है, अब यदि कोई लाइट रे नॉर्मल के साथ देखिए इस तरीके से आई एंगल बनाती है, और कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। यानी जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम, एयर कैसा मीडियम है? रेयरर है एज कंपेयर टू ग्लास। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, ग्लास का ज्यादा होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है। तो ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है तो ये डेंसर मीडियम हो गया। रेयरर का मतलब ऑप्टिकली रेयरर, और डेंसर का मतलब ऑप्टिकली डेंसर। यहाँ डेंसर का मतलब डेंसिटी से नहीं है बेटा, ये मास अपॉन वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। और डेंसर का मतलब ऑप्टिकली डेंसर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। ऑप्टिकली रेयरर, ठीक है, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हो पाएगा, स्पीड ऑफ लाइट को कितना बदल पाएगा कोई मीडियम। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके ऑप्टिकल रेयरनेस और ऑप्टिकल डेंसरनेस पर। ठीक है, तो जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है जब कोई लाइट रे, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद, टूवर्ड्स नॉर्मल। किस तरफ बेंड होगी? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। कब? रिफ्रैक्शन के बाद। वहीं दूसरा देखते हैं, दूसरा केस लेते हैं। ये मान लीजिए एक ग्लास मीडियम है। ठीक है, ये ग्लास मीडियम है, और यहाँ नीचे कौन है? एयर मीडियम है। अब मैं यहाँ का एक नॉर्मल ले लेता हूँ, ये नॉर्मल ले लिया। अब लाइट रे मान लीजिए ग्लास से आई, ये ग्लास मीडियम से आई और कहाँ जा रही है? एयर में। तो ये कैसे चले जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल कैसे बनाओगे? देखो, जैसे यहाँ पर ये ओरिजिनल पाथ था ना बेटा, ये ओरिजिनल पाथ था जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इससे इस तरफ वेंड होगी नॉर्मल की तरफ, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल वेंड होगी। और ये इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, लेकिन ये ओरिजिनल पाथ पर ना जाकर के
ये इस नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है, कब? जब लाइट रे डेंसर से, ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और एयर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है, जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है, डेंसर टू रेयरर जब जाएगी, डेंसर टू रेयरर जब लाइट रे जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, ध्यान रखिएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है। और एक तीसरा केस और ले लेता हूं कि यदि लाइट रे ना तो कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट की गई है, यदि मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है इस सरफेस का, ठीक है, यदि लाइट रे को ये नॉर्मल है, जो ग्रीन कलर से मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये नॉर्मल है मान लीजिए, ठीक है, और जो लाइट रे है मान लीजिए लाइट रे इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रही है, तो कोई डेविएशन ही नहीं होगा। यानी कोई लाइट रे जब किसी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जाती है, नॉर्मल कोई यही थोड़ी होगा, ये भी तो एक नॉर्मल होगा इस सरफेस का, ये भी एक नॉर्मल होगा सरफेस का। तो जब कोई लाइट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में जाती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में जब जाएगी, इफ लाइट रे is incident in the direction of नॉर्मल, मतलब यहां पर आई का वैल्यू 0 होगा, और जब आई का वैल्यू 0 होगा तो आर भी 0 हो जाएगा। इफ लाइट रे इज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे will not bend and will go, या फिर कहें और will enter into other medium without bending, ठीक है, बिना किसी बेंडिंग के सीधे निकल जाएगी। तो ये 3 केसेज आप ध्यान रखिएगा कि कब लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और कब जो है बेंड नहीं होती। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली मैंने अभी आपको सिंबल बता ही दिए थे कि इसको कई बुक्स में म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है और कई बुक्स में स्मॉल एन से भी लिखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा बेसिकली 2 टाइप का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यदि हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, दोनों टाइप को हमें समझना पड़ेगा। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 2 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब वन बाई हम जान लेते हैं कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम से ही पता चल रहा है, एब्सोल्यूट मतलब जिसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, जिसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज the ratio of light, ratio of speed of light, ठीक है, it is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in मीडियम में भी मान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के अंदर v है और वैक्यूम के अंदर c है। ठीक है, इसका जो रेशो होगा उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये किसी भी एक मीडियम के लिए डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि एयर का निकालना है, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर का, तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सिंपली ऐसे लिख देंगे तो इसमें एयर के अंदर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो केवल एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इस तरीके से निकाला जाएगा। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट तो आप जानते हैं ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यदि उस गिवन मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, यदि उसमें स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, तो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट और उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशो होगा वो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। एब्सोल्यूट मतलब जो एक ही मीडियम के लिए डिफाइन होता है। अब देखिए ये तो एब्सोल्यूट था, ठीक है, एब्सोल्यूट था। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव, यानी ये केवल एक मीडियम के लिए डिफाइन नहीं होगा। जब एक से ज्यादा मीडियम की बात हो रही हो, ठीक है, मान लीजिए दो मीडियम की बात हो रही है, इफ μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दो मीडियम ले लेते हैं जिसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं, एंड μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये मीडियम 2 का मान लेता हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, क्लियर है। अब हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एक मीडियम के रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2 का, वो क्या लिखा जाएगा, μ21। जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो पहले, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में। या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं भाई, 2 को यहां लिख लेते हैं और 1 को यहां लिख देते हैं, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, 1 को इधर लिख देते हैं, 2 को इधर लेते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो μ21 हम इसका ज्यादातर यूज करेंगे। तो μ21 जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इन दोनों मीडियम का, दो मीडियम जब गिवन है आपको, मीडियम 1 और मीडियम 2, तो उस केस में एक मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दो मीडियम लिए, मीडियम 1 और मीडियम 2, और मैंने लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो क्या लिखा, μ21, और μ21 जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है वो नीचे आएगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही मैं कहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालता हूं विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो उस कैसे निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या लिखा जाएगा, μ12 लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, ये μ1/μ2 आएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the refractive index of a medium with respect to another medium। ठीक है, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अब देखिए, इनको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। μ21 है, जैसे इसको हमने क्या लिखा था, μ2/μ1, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। अब μ2 को क्या लिखाएंगे, c/v2 लिख देंगे, केवल μ2 निकालना है। तो एब्सोल्यूट μ2 तो इटसेल्फ इज एब्सोल्यूट और μ1 भी एब्सोल्यूट है, तो μ2 को क्या लिखेंगे, c/v2, μ1 को क्या लिखेंगे, c/v1। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, ये v1/v2, क्योंकि c से c कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर यदि वेलोसिटी की टर्म में आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना चाहते हैं तो v1/v2 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में μ2/μ1 था, वेलोसिटी के टर्म में 1 ऊपर आ रहा है और 2 नीचे है, ध्यान रखना। ऐसे ही यदि μ12 लिखना चाहते हो आप तो μ1/μ2 आएगा, और μ1 का मतलब c/v1 और μ2 का मतलब c/v2। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहां भी तो c से c कैंसिल हो रहा है और v2 यहां पर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो μ12 बराबर क्या हो गया, v2/v1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी की टर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। जिस मीडियम का, ध्यान रखिए, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाता है। तो मैंने दो बातें, ऑप्टिकली डेंसर या सिंपली ऑप्टिकली डेंसर को हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर, बार बार हम ऑप्टिकली शब्द का यूज नहीं करके क्या कह देते हैं, डेंसर मीडियम। कौन सा, मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, और ऑप्टिकली रेयरर क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर में, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में मीडियम जो होगा, मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा किसका, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का। एक दूसरा फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, c/λ होता है। तो यहां से c को क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा लिख सकता हूं। ठीक है या नहीं, और जो b होता है, v क्या जानते हो आप, ये जानते हो आप, म्यू इंटू लैम्डा, वेलोसिटी, मीडियम के अंदर वेलोसिटी, वैक्यूम के अंदर तो c हो जाएगी, मीडियम के अंदर v हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, लैम्डा वही रहेगा। ध्यान रखिए, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी वो टर्म है जो नहीं बदलती है। ये ध्यान रखना, आप नोट कर लेना कहीं कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की इंटेंसिटी बदल जाती है, लाइट की वेवलेंथ बदल जाती है, लाइट की एनर्जी बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। स्पीड भी बदल जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ध्यान रखना, नोट करके रखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द मीडियम। ठीक है, क्योंकि ये देखिए फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलती है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलेगी, जितना चेंज सी में आएगा उतना की उतना चेंज लैम्डा में आ जाएगा। यदि सी बढ़ेगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, और सी कम होगा तो लैम्डा बढ़ जाएगा। इस वजह से ये जो रेशो है ये कांस्टेंट रहता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है कभी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा टर्म है जो रिफ्लेक्शन में कांस्टेंट होता है, रिफ्रैक्शन में भी कांस्टेंट होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना इस बात को, फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसके अलावा जो भी है, वेवलेंथ है, स्पीड है, इंटेंसिटी है, एनर्जी है, ये सब बदल जाती है। ठीक है, केवल और केवल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा इस बात को। तब देखिए, जब c को ऐसे लिख सकते हैं, मीडियम में वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, तो म्यू को क्या लिखा जाएगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये था। तो इसको देखिए दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ये मीडियम में है ना, v मीडियम की वेलोसिटी है, तो ये लैम्डा वेवलेंथ हो जाएगा मीडियम का। तो c की जगह क्या लिखूंगा, म्यू इंटू लैम्डा, वैक्यूम के अंदर है, और b की जगह क्या लिखा, म्यू इंटू लैम्डा है। अब म्यू से न्यू कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नया रिलेशन आ गया। ये देखिए, वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ और मीडियम की वेवलेंथ का जो रेशो है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यदि आपको वेलोसिटीज पता है डिफरेंट मीडियम्स की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है अलग अलग मीडियम का तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। यदि आपको वेवलेंथ पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज,
डज नॉट चेंज। ठीक है, किसमें? चाहे वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो TIR हो, लेकिन इसके अलावा वेवलेंथ, वेलोसिटी, ठीक है, वेवलेंथ, वेलोसिटी, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, इंटेंसिटी, 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 ये सब क्या हो जाते हैं? विल चेंज, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा? आउट ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, अब नाम दे देगा इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के कि विच विल रिमेन सेम ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, या ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, या ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उस केस में आपका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी, और क्यों चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंसी, वो कारण भी मैंने आपको बता दिया कि भाई जितना सी में चेंज आएगा सेम चेंज लेमडा में हो जाएगा। यदि सी इंक्रीज होगा तो लेमडा डिक्रीज हो जाएगा, तो ये रेशो जो है कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? सबसे पहले तो ये जान लें, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं बेटा मैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नाम से ही पता चल रहा होगा, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सिद्धांत, ए रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्रैक्टेड विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई रे ऑफ लाइट जो कि रिफ्रैक्ट होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, कब? रिफ्रैक्शन के बाद। कहां से? मिरर से, जो कि उसके रास्ते में रखा हुआ है। रास्ते में रखे हुए मिरर से टकराने के बाद, यानी रिफ्रैक्शन के बाद, कोई रिफ्रैक्टेड लाइट जो है क्या करती है? अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करती है। ठीक है, ओरिजिनल पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। जैसे मैं डायग्राम बना देता हूं एक, ये मैं ग्लास स्लैब ले लेता हूं। ठीक है, ये है एक ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब ले लिए। ठीक है बेटा, ये ग्लास स्लैब, और ये बना लेता हूं मैं, ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, यहां तक ये हो गया आपका नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, चाहो तो नाम दे सकते हो एन एंड एस, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब यहां पर कोई लाइट रे गिराओ, ये लीजिए, इंसिडेंट करो लाइट रे, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर। ठीक है, और ये एरो भी लगा दिया, तभी तो रे बनेगी ये। और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट की गई? आई एंगल बनाते हुए। कितना एंगल बनाते हुए? आई एंगल। और आई को आप जानते हो ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अब क्या होगा इसका? देखो ऊपर कौन है? ऊपर तो है एयर, ठीक है, और यहाँ कौन है? ग्लास। तो ये कहां से कहां जा रही है? रेयरर से डेंसर। तो अब ये क्या होगी? अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और यहां पर इससे परपेंडिकुलर ये मैंने रख दिया एक मिरर। ये देखिए, इस साइड को मैंने पॉलिश कर दिया, अब यहां रख दिया मैंने एक मिरर। जो मिरर कैसे रखा? इस रिफ्रैक्टेड लाइट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रख दिया, यानी परपेंडिकुलर रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा? रे ऑफ लाइट ये आई, इंसिडेंट होकर के, रिफ्रैक्ट होकर के आई, इस मिरर से टकराएगी, वापस इसी डायरेक्शन में चले जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन मिरर का क्या है? नॉर्मल का डायरेक्शन है। और हम जानते हैं नॉर्मल की डायरेक्शन से आते हुए लाइट यदि मिरर पर गिरेगी तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे रिवर्स हो रही है। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। क्या करना है? मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? लाइट रे कहां से कहां आ रही है? मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं मीडियम 1 और इसको मैं मान लेता हूं मीडियम 2। ठीक है, तो जब लाइट रे मीडियम 1 से 2 में आती है, जब लाइट रे मीडियम 1 से 2 में आती है, ठीक है, व्हेन लाइट रे, हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में, ये रे ऑफ लाइट आई, मिरर से टकराई और वापस इसी पाथ पर लौट गई। सो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 to मीडियम 2,
मीडियम 1 से मीडियम 2 में आती है लाइट रे। मीडियम 1 से कहाँ आती है? मीडियम 2 में आती है। ठीक है, तो मीडियम 1 से 2 में आने का मतलब रेयरर से डेंसर में आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 ये निकालता हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये क्या आ जाएगा? म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होगा। और ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 किसके बराबर होगा? स्नेल्स लॉ लगाओ इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा? एज पर स्नेल्स लॉ, देखो मैंने स्नेल्स लॉ जो आपको बताया था, उस स्नेल्स लॉ में यदि हम ध्यान दें उस स्नेल्स लॉ में यदि हम ध्यान दें तो इस स्नेल्स लॉ में देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि ये एक मीडियम है और ये एक दूसरा मीडियम है। तो इस मीडियम में देखिए एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू ए है। एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू ए म्यू 1 मान रखा है अभी हमने, ये मीडियम 1 के नाम से दे रखा है ना। तो म्यू 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और इस मीडियम के अंदर बनने वाले एंगल का साइन, तो म्यू 1 इंटू साइन आई, ठीक है, इज इक्वल टू होगा, ठीक है, इज इक्वल टू होता है किसके? जिस मीडियम में लाइट जा रही है, किस मीडियम में जा रही है? ग्लास में। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू 2। और उस मीडियम में बनने वाला एंगल नॉर्मल के साथ क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर है, तो इसका साइन आर। तो ये स्नेल ने बताया था, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, यहां से यहां जब जा रही है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू 2 अपॉन म्यू 1 यदि यहां से लिखें तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या आ जाएगा? म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आ जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये म्यू 2 1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? म्यू 2 1 की। कैसे आई? सिंस एज पर स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ, ठीक है, एट पॉइंट ओ क्या लिखते हो आप? म्यू 1 साइन आई, ठीक है, जिस मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन आई एंगल क्या है? आई, इसका साइन क्या होगा? साइन आई। इन म्यू 1 और साइन आई का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन का। ठीक है, म्यू 2 साइन आर। ठीक है, तो जब ये एयर से ग्लास में जा रहा है तो ये कंडीशन हो गई। अब ये मिरर से टकरा करके वापस जा रही है, तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1 तो क्या होगा? तो लिखते हैं व्हेन लाइट रे travels from medium 2 to medium 1। मीडियम 2 का मतलब क्या है? मीडियम 2 का मतलब है कि ग्लास से कहां जा रही है? एयर में जा रही है, यानी वापस मिरर से टकरा करके वापस जा रही है ना भाई। मीडियम 2 कौन है? ये ग्लास है, ठीक है, और मीडियम 1 कौन है? ये एयर है। तो ग्लास से ये देखिए यहां से टकरा करके वापस जाएगी, तो ग्लास से जब एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 2 होगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में म्यू 1 2 हो जाएगा, है ना, म्यू 1 2। या फिर स्नेल्स लॉ लगा दो, तो यहां पर आप यूजिंग स्नेल्स लॉ, इसको मैं बाद में लिख दूंगा, यूजिंग स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ कहां पर? जब लाइट रे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ पर। कब लगाना है स्नेल्स लॉ? जब लाइट रे ये ग्लास मीडियम से एयर में जा रही है, तो क्या लिखा जाएगा? म्यू 2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू 2 साइन आर, म्यू 2 साइन आर लिखा जाएगा, यानी म्यू 2 साइन आर बराबर लिखा जाएगा किसके? म्यू 1 साइन आई के, है यानी म्यू 2। देखिए यहां से यहां जा रही है, तो म्यू 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें बनने वाला एंगल आर और उसका साइन आर, तो म्यू 2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन आई। स्नेल्स लॉ लगाया, तो म्यू 2 साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आई। ये अप्रोक्सीमेट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आई और आर जो है स्मॉल एंगल होते हैं। तो अब यहां से आप निकाल लीजिए, पहले हमने क्या निकाला था?
पहले हमने निकाला तो म्यू टू अपॉन म्यू वन, अब म्यू वन अपॉन म्यू टू निकाल लो। म्यू वन अपॉन म्यू टू को क्या कहोगे आप, म्यू वन टू कहोगे, ठीक है। तो म्यू वन अपॉन म्यू टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये बराबर आ जाएगा आपका साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 1 का मतलब म्यू टू वन और इक्वेशन 2 का मतलब म्यू वन टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। म्यू टू वन इंटू म्यू वन टू करो। अब म्यू टू वन का वैल्यू कितना है, साइन आई अपॉन साइन आर है इक्वेशन 1 से, ठीक है, ये है। और म्यू वन टू का वैल्यू क्या है, साइन आई आर अपॉन साइन आई है। अब देखना ये कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आ गया 1। तो म्यू टू वन इंटू म्यू वन टू इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिवर्स होता है, ठीक है, रिवर्स रिलेशन होता है। यानी जैसे मैं यहाँ पर मैंने सेकंड मीडियम कौन माना था, ग्लास, तो जी लिख देता हूँ ग्लास के लिए। फर्स्ट कौन माना था, एयर, तो म्यू जी इंटू म्यू जी ए ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में इंटू एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, ये क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर के ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होता है। इसी को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल दूसरे मीडियम के पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल के बराबर होता है। यानी किन्हीं दो गिवन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। जैसे हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया ना कि एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा 1 अपॉन ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसी को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेटरल शिफ्ट की, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। देन हम रियल एंड अपरेंट डेप्थ की बात करेंगे और बात करेंगे एसेंशियल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस की। थैंक यू वेरी मच।